एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने M2R 5.1 की MCQ क्लास को। जो क्लास हमारा जो लेक्चर है वो है 22 लेक्चर। तो चलिए आज देख लेते हैं। और हम लोग अभी मिसलीनियस ओ लेवल के M2R 5.1 मॉड्यूल के मिसलीनियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो लोग भी M2R 5.1 में M2R 5.1 मतलब वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग की थ्योरी क्लासेस विद प्रैक्टिकल के साथ में करना चाहते हैं, तो वो हमारे मिशन बैच 2.0 को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे मिशन बैच 2.0 को परचेज कर सकते हैं। ठीक, अब इस मिशन बैच में इसकी मिशन बैच के फीचर्स क्या हैं, खासियत क्या है, तो देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें थ्योरी क्लासेस होंगी विद प्रैक्टिकल, MCQ क्लासेस होंगी चैप्टर वाइज, प्रीमियम टेस्ट सीरीज होगी आपकी, क्लास में PDF क्लास नोट्स दिए जाएंगे, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों टाइप की क्लासेस होंगी, और सबसे मेन जो बात है वो है बाईलैंग्वेज क्लासेस होंगी, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपकी क्लासेस होंगी। फिर सी है कोर्स कंप्लीशन टिल 31, आपका जो कोर्स है वो 31 दिसंबर तक कंप्लीट करा जाएगा, और जो आपका प्रैक्टिकल क्लासेस रहेंगी वो उसके बाद आपके स्टार्ट होंगी। ठीक, ये बात कर लेते हैं इस कोर्स को हम लोग आप लोग कैसे परचेज कर सकते हैं, कहाँ पे जाके, किस पे, क्या, कैसे कांटेक्ट करेंगे। तो आप व्हाट्सएप नंबर पे जाके यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसे हमारे व्हाट्सएप नंबर क्लिक करेंगे आपको मेन्यू मिल जाएगा और आप हमारी क्लासेस को परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए, जो पहले 50 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कोर्स 360 रुपए का पड़ेगा, बट उसके बाद में ये कोर्स आपको 450 का ही पड़ेगा। उसके बाद में ये कोर्स आपको 450 का ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो लोग भी थ्योरी क्लासेस में पास होना चाहते हैं, जो लोग भी थ्योरी क्लासेस में प्लस प्रैक्टिकल मतलब कि ओ लेवल के एग्जाम में थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिकल दोनों में पास होना चाहते हैं, वो लोग इस अगर बैच को सब्सक्राइब कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, तो उनके लिए काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम लोग प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, तो सीधी सी बात है, जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस हैं वो तो हो ही जाएंगे। चलिए आगे की तरफ देख लेते हैं। अब देख लीजिए, हमारा ओ लेवल जनवरी 2024 के लिए मिशन बैच 1.0 भी आ गया है, जो कि हमारा है M1R 5.1 का। मतलब इसका नाम है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। इसका नाम है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। ठीक, अभी आपका 2 सितंबर से एडमिशन प्रारंभ हुए थे और क्लास आपकी 15 सितंबर से हुई थी। अब सोच लीजिए आप लोग क्या कैसे है ये। ठीक है, इतना अब ऐसा नहीं है कि सोचेंगे आप लोग कि इतने पहले से कोर्स चल रहा है कैसे करेंगे, तो ऐसा नहीं है, अभी भी समय है। अगर अभी भी आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो 100% पढ़ के आपका पेपर निकल सकता है। ठीक है, चलिए अब फीचर्स देख लेते हैं। तो इसमें थ्योरी क्लासेस होंगी, MCQ, प्रीमियम टेस्ट सीरीज, ई बुक, क्लास नोट्स, लाइव रिकॉर्डेड सेशंस, बाईलैंग्वेज क्लासेस, कोर्स कंप्लीशन टिल 15 दिसंबर एंड प्रैक्टिकल क्लासेस। ठीक है, तो जो लोग भी M1R 5.1 की तैयारी कर रहे हैं वो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और जो M2R 5 पॉइंट की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक, तो ठीक है। अब हम लोग, अगर आप लोग DY10 कूपन कोड को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ ये आपको 360 रुपए का पड़ जाएगा, अदरवाइज ये आपको 399 रुपए का पड़ेगा। अदरवाइज ये आपको 399 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ पैराग्राफ इज आर डोम ऑब्जेक्ट, इफ परम्स एक डोम ऑब्जेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सिंटैक्स टू चेंज द टेक्स्ट इन द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में टेक्स्ट को बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सिंटैक्स होगा। ए, परम्स डॉट वैल्यू अपडेट टेक्स्ट,
बी परम्स डॉट कंटेंट अपडेटेड टेक्स्ट, या सी परम डॉट नोड वैल्यू अपडेटेड टेक्स्ट, या डी परम डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट नोड वैल्यू अपडेटेड टेक्स्ट। निम्नलिखित में से टेक्स्ट को चेंज करने के लिए कौन सा सही सिंटेक्स होगा? तो चलिए जल्दी से जल्दी आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए और आपका समय स्टार्ट होता है अब। जैसे मैं समय स्टार्ट करा करूं, मैं चुप हो जाता हूं और आप लोग बोलने लगा करिए, मतलब आप लोग आंसर देने लगा करिए। ठीक है, आप लोग आंसर देने लगा करिए। आप लोगों का समय धीरे धीरे समाप्ति की ओर। चलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए, सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए। अब देखिए, कोई अख्तर आलम करके हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर M1 एंड M3 का क्लास कब चलेगा? तो बेटा M1 का जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है और M3 अभी हम लोग इस कोर्स को नहीं लेके आए हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई समस्या है तो वो पूछ सकता है इसमें। अब देखिए सभी लोग कमेंट करते हैं तो सभी की कमेंट को मैं रिप्लाई करने लगा हूँ अपनी क्लासेस में। नेक्स्ट डे की क्लास में अगर देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा। ठीक है, इजीली समझ में आएगा आपको। चलिए, तो इस अब कुछ लोगों ने और भी कमेंट करी थी, तो उनकी भी कमेंट बता देते हैं कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ये आप का थ्योरी क्लासेस का लिंक कहाँ से मिलेगा? तो जहां पर अभी आपका वीडियो चल रहा है उसी के जस्ट नीचे देखिए आपको लिंक दे रखा होगा। कमेंट सेक्शन के ऊपर आपको लिंक दे रखा होता है जहाँ पे कमेंट करते हैं। चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट करिए कमेंट बॉक्स के ऊपर। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? चलिए, परम डॉट वैल्यू, परम डॉट नोट, फर्स्ट चाइल्ड, चलिए जल्दी से बताइए। परम डॉट नोड वैल्यू अपडेट टेक्स्ट, ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सी आंसर एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स अलाउ वन और टू यूज फॉर्म? निम्न में से कौन सा निर्देश किसी को फॉर्म उपयोग करने की अनुमति देता है? तो कौन सा निर्देश फॉर्म उपयोग करने की अनुमति देगा? जल्दी से जल्दी बताइए, आपका समय स्टार्ट करते हैं। ए, क्या वो एनजी ऐप होगा, एनजी फॉर्म होगा, सी एनजी कंट्रोलर, या डी एनजी बाइंड? आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। और चलिए जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए भाई आप लोग। चलिए, तो देखिए जो इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर बी है वो एकदम सही है। एनजी फॉर्म आपके इंस्टेंस फॉर्म को बनाने के लिए यूज करा जाता है। ठीक, अब एनजी ऐप किस लिए यूज करते हैं? तो एनजी ऐप का यूज एंगुलर जेएस एप्लीकेशन एंड स्टार्ट एंड एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को के लिए करते हैं। ये एंगुलर जेएस के एप्लीकेशन के रूट एलिमेंट की तरह यू काम करता है। ठीक, एनजी कंट्रोलर और एनजी बाइंड ये भी एंगुलर जेएस के किसके एंगुलर एंगुलर जेएस का काम करते हैं ये। ठीक है, किसका? एंगुलर जेएस का। चलिए एंगुलर जेएस के लिए सभी यूज करे जाते हैं, ये एक तरीके के मॉडल्स हैं। चलिए, या मॉडल्स कह लीजिए या डायरेक्टिव्स कह लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
कह रहा है विच इज द करेक्ट सिंटेक्स टू कॉल एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल इन द करेंट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। मतलब कि जिस अभी प्रेजेंट टाइम में आप जिस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में जिस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पर आप कोडिंग कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको बाहर से कोई फाइल जावा स्क्रिप्ट फाइल को यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे। ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो बताइए जल्दी से जल्दी, इसलिए आपको आंसर 30 सेकंड्स में देना है। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए। कहाँ है भाई सभी लोग? क्या बात भाई, आज सभी कहाँ गायब हो गए? बहुत कम से कम आंसर आ रहे हैं। दिवाली की छुट्टी मना रहे हैं क्या सभी? चलिए मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, हैप्पी भाई दूज एडवांस में। अगर कोई क्लास ना देखे, आज देख रहा हो, हैप्पी दिवाली भी हो गई। हैं? चलिए कोई बात नहीं है। देखिए, थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत हो जाती है। अगर किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा सीरियस होने की तैयारी जरूरी हो जाता है, थोड़ा सीरियस होना पड़ता है। मैं अपना बताता हूँ कि देखिए मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे लिए दिवाली होली ये कोई मायने नहीं रखते, मैं अपना काम कंटिन्यू करता रहता हूँ। ठीक, चलिए खैर उसकी कोई बात नहीं। क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, किसी भी एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट की फाइल को अपने करंट डॉक्यूमेंट एचटीएमएल के करंट डॉक्यूमेंट पर लिंक कराने के लिए हमें स्क्रिप्ट एसआरसी के साथ में इसके एक्सटेंशन नेम की जरूरत पड़ती है। स्क्रिप्ट टैग के थ्रू हम इसे अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से लिंक करते हैं। ठीक है, एसआरसी एट्रीब्यूट लगता है और एक्सटेंशन नेम डॉट जेएस लगता है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा टफ टफ क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पर्पस ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन मार्कअप लैंग्वेज का पर्पस है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या से मार्कअप भाषा का उद्देश्य है? ए, एड हाइपर कैपिटलिस्ट, enhance the document, to define elements with hand a document। तो निम्नलिखित में से कौन से मार्कअप भाषा के उद्देश्य हैं? ए, ओनली फर्स्ट, बी, फर्स्ट एंड सेकंड, सी, थर्ड, या डी, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। तो चलिए जल्दी से बताइए, मार्कअप भाषा के उद्देश्य क्या है? आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक, चलिए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन देख लीजिए फिर से एक बार। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, इस सभी लोगों। काफी टाइम हो चुका है, बहुत कम आंसर आ रहे हैं। आप लोगों ने आज क्लास शेयर नहीं करी क्या? ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्लास शेयर करा करें सभी लोग। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं।
तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है, ऐड हाइपर टेक्स्ट कैपेबिलिटीज, हाइपर टेक्स्ट की कैपेबिलिटीज को ऐड करेगा, इनहेंस द डॉक्यूमेंट टू डिफाइन एलिमेंट विद इन अ डॉक्यूमेंट। तो ये तीनों आपके सही हैं। ठीक, तो इसमें आपका आंसर डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है W3 border 0 is a border property for W3 CSS. Which of the following is true? निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रू है? अब देखिए W3 CSS एक फ्रेमवर्क है। ये किसका फ्रेमवर्क है? ये CSS का फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन में कह रहा है इट हैज राउंडेड बॉर्डर्स, रिमूव ऑल बॉर्डर्स, रिमूव राउंडेड बॉर्डर्स ओनली, नन ऑफ दिस। W3 बॉर्डर प्रॉपर्टी किस लिए यूज करी जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जल्दी से जल्दी दीजिए और आपका समय स्टार्ट होता है अब। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है, 10 मिनट्स गुजर चुके हैं। जल्दी से जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। W3 बॉर्डर प्रॉपर्टी जब आप लगाते हैं किसी भी चीज पे तो किस कैसे वर्क करती है वो? W3 प्रॉपर्टी जब आप किसी चीज पे लगाते हैं तो कैसे वर्क करती है वो? जल्दी से जल्दी बताइए आप सभी लोग, जल्दी से जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए, तो जब भी आप W3 बॉर्डर 0 प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो जो आपके डॉक्यूमेंट के बहुत सारे बॉर्डर हैं वो हट जाते हैं। तो जी, इस क्वेश्चन में आपका आंसर बी सही हो जाएगा, रिमूव ऑल बॉर्डर्स, सभी बॉर्डर्स को हटा देगा। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है W3 रो पैडिंग एक क्लास है जो परिभाषित करता है। W3 रो पैडिंग इज अ क्लास विच डिफाइंस, W3 रो पैडिंग एक क्लास है जो क्या डिफाइन करता है? ए कंटेनर फॉर रिस्पॉन्सिव क्लासेस with 8 pixel left and right padding, container for responsive classes with no padding, container for responsive classes with padding, या none of these। ये टॉफ नहीं है, यहाँ पे ऑफ होगा, ये गलत कुछ हो गया, मिसप्रिंट हो गया। चलिए, इस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए और आप लोगों को समय मिलता है 30 सेकंड्स का। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करें, जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो W3 रो पैडिंग एक क्लास है जिसका प्रयोग हम लोग एक कंटेनर रिस्पॉन्सिव क्लास के तौर पे करते हैं। अब इसको लगाने से क्या होता है कि लेफ्ट साइड में 8 पिक्सल का स्पेस और राइट साइड में भी 8 पिक्सल का स्पेस आ जाता है। ठीक, अब पैडिंग क्या है? जिन लोगों ने मेरी थ्योरी क्लासेस पढ़ी है उन लोगों को इसके बारे में पता होगा कि पैडिंग क्या करती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो लोग भी M2R 5.1 मॉड्यूल निकालना चाहते हैं तो वो थ्योरी के साथ साथ में, मतलब MCQ क्लास के साथ साथ में प्रैक्टिकल की भी तैयारी करें। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करने से कोई काम नहीं चलने वाला है। अगर आप थ्योरी में पास हैं, प्रैक्टिकल में फेल हैं, तब भी आप फेल ही हैं, तब भी आप फेल ही हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग दोनों चीजों को साथ में लेके चलिए, प्रैक्टिकल को भी देखिए और उसके थ्योरी को भी देखिए। ठीक, चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है द
proper sequence of tag in HTML while coding for a web page। वेब पेज के लिए कोडिंग करते समय HTML में टैग्स का उचित क्रम है। कौन सा उचित क्रम है? HTML टाइटल बॉडी हेड। पहले HTML देते हैं, फिर टाइटल देते हैं, फिर बॉडी देते हैं, फिर हेड देते हैं, या बी पहले हेड देते हैं, फिर HTML टैग, उसके बाद टाइटल, फिर बॉडी। ठीक है। या सी सबसे पहले HTML देंगे, फिर हेड देंगे, फिर टाइटल, फिर बॉडी। या डी HTML टैग लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, फिर टाइटल टैग देंगे। तो निम्न सभी में से कौन किस में से मतलब सभी में से कौन सा एक उचित क्रम दर्शाता है? तो चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन को भी हमारे लिए आंसर भेज दीजिए और आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। चलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए। आप लोगों का समय धीरे धीरे बढ़ रहा है, जल्दी से जल्दी आंसर करा करें। जल्दी से जल्दी आंसर करिए भाई, आप लोग काफी टाइम लगा रहे हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो सी, आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग HTML टैग देते हैं, फिर उसके अंदर हेड, और हेड के अंदर ही टाइटल टैग देते हैं, फिर हेड को क्लोज कर देते हैं, फिर बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं। बॉडी टैग के अंदर ही हमारा कंटेंट रहता है और हेड टैग के अंदर हमारा मेटा डेटा रहता है। ठीक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इफ यू थिंक द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन चेंज देन विच कीवर्ड इज यूज्ड। अगर आपको लगता है कि वेरिएबल का मान बदल सकता है तो कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है? वेर, कॉन्स्ट, लेट, नथिंग। वेरिएबल पर जो आप जैसे हम लोग वेरिएबल देते हैं ना, ऐसे वेर ए इक्वल 3, अगर आपको लगता है इस वेरिएबल की वैल्यू ये चेंज हो सकती है, इस वेरिएबल की वैल्यू ये चेंज हो सकती है, तो हम लोग किस वेरिएबल का यूज या किस कीवर्ड का यूज करते हैं इन चारों में से? तो चलिए जल्दी से जल्दी इसका भी आंसर दे दीजिए। आप लोगों के पास 30 सेकंड शेष बचे हुए हैं। यू हैव 30 सेकंड लेफ्ट। जल्दी से जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। चलिए जल्दी से जल्दी करिए। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर नंबर है वो बी सही हो जाएगा। वैल्यू को स्थिर रखने के लिए हम लोग कॉन्स्ट एलिमेंट का यूज करते हैं। ठीक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सभी चीजें जावा स्क्रिप्ट की हैं। जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है एंगुलर जेएस। In CSS, the difference between two lines you of your content is set by। CSS में आपके कंटेंट के दो पंक्तियों के बीच का अंतर निम्न द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? ए मिनिमम हाइट प्रॉपर्टी, लाइन हाइट प्रॉपर्टी, मैक्स हाइट प्रॉपर्टी, या इनमें से किस कोई नहीं। ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दे दीजिए इसका 30 सेकंड्स में, और आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब।
चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, इन सीएसएस द डिफरेंस बिटवीन टू लाइंस ऑफ योर कंटेंट इज सेट बाय। तो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है दो लाइन के बीच में, उसको हम लोग लाइन हाइट प्रॉपर्टी के थ्रू इंडिकेट करते हैं। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या कह रहा है। ये कह रहा है द हैशटैग इन द अबव लाइंस ऑफ कोड रिप्रेजेंट। निम्नलिखित कोड लाइन में हैशटैग क्या दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे स्टाइल दिया गया है, हैशटैग दिया गया है, माई हेडर, इसको सेलेक्ट करा गया है, ये सेलेक्टर है। ठीक, बैकग्राउंड कलर दिया गया है, लाइट ब्लू कलर, ब्लैक दिया गया है। ठीक, ये मतलब पूरा एक ही में है। और पैडिंग दी गई है, टेक्स्ट लाइन दिया गया है। तो इन सभी में ये जो हैशटैग है, ये जो हैशटैग ऊपर बना था, ये क्या इंडिकेट करता है। तो ये एनआईडी टैग है, क्लास नेम है, यूनिवर्सल टैग है या हॉरिजॉन्टल फ्रेम है। बताइए क्या है ये। तो आप लोगों को टाइम मिलता है 30 सेकंड्स का अब, और जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिए। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए। चलिए भाई, कहाँ हैं सभी लोग। चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। जो ये हैशटैग है, कहाँ पे है ये हैशटैग, ऊपर बना हुआ है। तो ये हैशटैग आपका आईडी एट्रीब्यूट का को इंडिकेट करता है। ठीक, किसी भी एक स्पेसिफिक टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जो क्लास नेम होती हैं, क्लास नेम में अगर कुछ भी सिलेक्ट करा जाएगा तो पहले यहाँ डॉट लगाया जाएगा, फिर ऐसे लिखा जाता है। ठीक, यूनिवर्सल सिलेक्टर में सिलेक्ट करने के लिए आपको एस्ट्रिक सिंबल का यूज करना पड़ेगा, और ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता कुछ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो कह रहा है व्हाट इज ट्रू फॉर एचटीएमएल। एचटीएमएल के लिए सत्य क्या है। तो ए, इट इज यूज्ड टू डिजाइन स्टैटिक वेब पेज, इट इज यूज्ड टू डिजाइन डायनेमिक वेब पेज, या सी बोथ ए एंड बी आर ट्रू, या डी नन इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से आप लोगों को जल्दी से जल्दी दे देना चाहिए, अगर जो लोग भी पढ़ रहे हैं। चलिए आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब, और जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब आप लोग की आवाज आनी चाहिए, मतलब आप लोग की उंगलियां चलनी चाहिए, मैं बोलना बंद कर रहा हूँ। चलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी करिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए। क्या बात भाई, कहाँ हैं सभी लोग। चलिए सभी लोग आंसर करा करिए जल्दी से जल्दी। काफी देर हो जा लगा देते हैं आप लोग आंसर करने में, इतना इजी सा क्वेश्चन है और इतने कम लोग क्यों प्रेजेंट हैं यहाँ पे। आप लोगों ने क्लास शेयर नहीं करी क्या। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। एचटीएमएल के द्वारा हम लोग स्टैटिक वेब पेजेस को भी क्रिएट करते हैं और डायनेमिक वेब पेजेस को भी क्रिएट करते हैं, इसलिए आपका आंसर जो है वो सी आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए, किसी को भी अगर किसी भी व्यक्ति को
किसी भी प्रकार की, मतलब M2R5.1 या M3R5.1, M1R5.1, M4R5.1 मतलब IoT में अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। कैसे कांटेक्ट कर सकता है? नंबर के थ्रू। आपको नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब जैसे मैंने क्लास स्टार्ट करी है, तो स्टार्टिंग में क्लास में देखिएगा मैंने ऊपर एक आपको व्हाट्सएप नंबर बताया है। ठीक। अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है तो यहाँ पे बात कर सकता है। और चलिए मैं आप लोगों को पहले नंबर दे देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, ताकि अगर आप लोगों की किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसको। बस मुझे एक सेकंड दे दीजिए। चलिए मैं आप लोगों के लिए नंबर यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ एक बार फिर से। तो सभी लोग नंबर नोट कर लीजिए। 9422299436। ठीक है, इस नंबर को सभी लोग को नोट कर लीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक। और एक चीज, हाँ, जो भी व्यक्ति ओ लेवल का प्रोजेक्ट, देखिए 4 पेपर तो होते ही होते हैं, 4 पेपर तो होते ही हैं, उनके 4 प्रैक्टिकल भी होते हैं। ठीक। इन प्रैक्टिकल के अलावा एक आपका प्रोजेक्ट भी सबमिट होता है, एक आपका प्रोजेक्ट भी सबमिट होता है। ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को एक वेबसाइट, मतलब इस प्रोजेक्ट में क्या करना होता है, इस प्रोजेक्ट में आपको एक वेबसाइट बनानी होती है कोडिंग के थ्रू। तो जो बच्चा भी बनवाना चाहता है या नहीं बना पा रहा है, कोई समस्या आ रही है, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करेगा और हम उसके लिए वेबसाइट को बना के दे देंगे। ठीक। उसके प्रोजेक्ट को बना के दे देंगे। एक वेबसाइट को बनाने की कॉस्ट आपकी आती है 600 रुपीज। ठीक। आपको सिर्फ वेबसाइट बना के दी जाएगी, इसमें सबमिट नहीं कराई जाएगी। अगर आपको सबमिट कराना है तो उसके लिए आपको 200 रुपये अलग चार्ज करना पड़ेगा, 200 रुपये अलग से चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो भी व्यक्ति बनवाना चाहता है वेबसाइट को, वो यहाँ से बनवा सकता है। ठीक। उसके लिए भी आपको पूरी हेल्प कर जाएगी और इसके साथ में ही आपकी टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई हैं। तो आप जो भी लोग प्रोजेक्ट बनवाना चाह रहे हैं, देखिए सभी को सबमिट करना ही होता है, चाहे आप पहला पेपर दिए हो या तीसरा पेपर दिए हो। प्रोजेक्ट कभी भी सबमिट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कभी भी सबमिट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके जब चारों पेपर और चारों प्रैक्टिकल निकल जाए तभी दें। आपने पहला पेपर पहला प्रैक्टिकल निकाल लिया है, आप दे लीजिए, आप प्रोजेक्ट सबमिट कर लीजिए। ठीक। आपने 2 पेपर या 2 प्रैक्टिकल निकाल लिए हैं, तब भी आप सबमिट कर सकते हैं। आपने अभी तक एको पेपर नहीं निकाले हैं या एको प्रोजेक्ट नहीं दिए हैं, तो अब प्रैक्टिकल नहीं दिए हैं, तब भी आप प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए किसी प्रकार की कोई एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। ये आपके जहां से आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे और एग्जामिनेशन फॉर्म बने भरेंगे, तो जो आपका आईडी पासवर्ड होगा बस वही लगेगा फिल उसको सबमिट करने में, और कुछ नहीं। तो जो लोग भी बनवाना चाहते हैं वो यहाँ से बनवा लेंगे। ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफी देर हो गई इसमें। कह रहा है इफ यू थिंक द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन चेंज देन विच कीवर्ड इज यूज्ड। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया लगता है। अगर आपको लगता है कि वेरिएबल का मान बदल सकता है तो कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है? कॉन्स्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है इन सीएसएस द डिफरेंस बिटवीन टू लाइंस ऑफ योर कांस्टेंट इज सेट बाय। सीएसएस में आपकी सामग्री को दो पंक्तियों के बीच में अंतर निम्न निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? मिनिमम या ये बी, लाइन हाइट प्रॉपर्टी आपको ये निर्धारित करता है। ठीक। 2 क्वेश्चन मुझे लगता है रिपीट हो गए थे। व्हाट इज द वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब क्या है?
A. Software that control the internet. B. Another name of the internet. C. System for interconnected web page which are accessible over the internet. या D. All the above. तो चलिए, आप लोगों को मेरे हिसाब से 30 सेकंड्स देने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको मिलेंगे 30 सेकंड्स और आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए। चलिए चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर नंबर है वो डी एकदम सही हो जाएगा। जो आपका आंसर नंबर है डी वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू डिक्लेयर इंटरनल सीएसएस। निम्नलिखित HTML टैग का उपयोग इंटरनल सीएसएस घोषित करने के लिए किया जाता है। किसका? स्टाइल, हेड, डिंक, स्क्रिप्ट। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इंटरनल सीएसएस को अप्लाई करने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए करते हैं हम लोग? तो चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिए। चलिए देखिए, जो लोग भी M2R 5.1 की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सेकंड पेपर ओ लेवल के सेकंड पेपर मॉड्यूल की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अगर थ्योरी पेपर निकालना चाहते हैं ना, तो मेरी एमसीक्यू क्लास को अगर कर लेंगे तो उससे भी निकल जाएगा। तो उससे भी निकल जाएगा, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, उससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैं तो पहले इसका आंसर दे लूं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा वो एकदम सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन, ये आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है द कर्व एडजस्टमेंट इज यूज टू कंट्रोल द। वक्र समायोजन का उपयोग निम्नलिखित को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसको? ए. एक्सपोज इन द इमेज, शेप ऑफ द इमेज, डायरेक्शन ऑफ द इमेज या ऑल द अबव। कर्व एडजस्टमेंट किस चीज के लिए यूज करा जाता है? एक्सपोश्योर इन द इमेज के लिए, श्योर शेप ऑफ द इमेज के लिए, या डायरेक्शन ऑफ द इमेज के लिए, या डी ऑल द अबव। अब देखिए, ये सेम क्वेश्चन मैं आपको कुछ टाइम से पहले भी करा चुका हूँ। वो दूसरा सेट था, ये दूसरा सेट है। अब सेम क्वेश्चन दूसरे सेट में आए हैं, बस ऊपर नीचे हो गए हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्लास कर लेते हैं तब भी आपके 100% सॉल्व हो जाएंगे। डाउट्स जो आपके हैं वो 100% सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो कर्व एडजस्टमेंट जो होता है, एक्सपोर्ट द इमेज, शेप ऑफ द इमेज, डायरेक्शन ऑफ द इमेज, सभी के लिए। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑल द अबव एग्जांपल एकदम ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेरिएबल इज विजिबल ओनली विद इन अ फंक्शन वेयर इट इज डिफाइंड। तो ये जो निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक वेरिएबल केवल एक फंक्शन के भीतर दिखाई देता है जहां इसे परिभाषित किया गया है? तो कौन सा फंक्शन होता है? ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं, या दोनों होते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं? तो चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग इसका आंसर करिए, आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए, ग्लोबल वेरिएबल या लोकल वेरिएबल क्या है? जिनको ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल पता है वो इसको आसानी से कर लेंगे। ठीक,
चलिए जल्दी जल्दी बताइए, थोड़ा सा समय और दे देता हूँ, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग पूरे अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं और फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। पर लोकल वेरिएबल को हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। तो कह रहा है निम्न में से किस प्रकार का वेरिएबल केवल एक फंक्शन के भीतर दिखाई देता है जहां इसे परिभाषित किया गया है। अब देखिए वैसे तो दोनों आंसर सही हैं, पर एकदम अप्रोप्रिएट जो इसका आंसर है वो आंसर नंबर आपका बी है। लोकल वेरिएबल के साथ में हम लोकल वेरिएबल को ही हम लोग एक फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन दैट अलाउ कैलकुलेशन इन सीएसएस, सीएसएस में गणना करने की अनुमति देने वाला फंक्शन है कौन? कैल्क फंक्शन, कैलकुलेटर, कैलकुलेट या कैल्कु फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन सीएसएस में गणना करने के लिए यूज करा जाता है? तो चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग इसका आंसर दे दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आप इसका आंसर करिए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी आंसर करिए भाई। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? क्या फंक्शन में मतलब सीएसएस में किस फंक्शन का यूज करके हम किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन कर सकते हैं? कैल्क फंक्शन का यूज करके, कैलकुलेटर, कैलकुलेट या कैल्क यू का यूज करके हम लोग किसी भी फंक्शन की कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर दे दीजिए। चलिए मैं ही दे देता हूं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर नंबर है वो ए एकदम सही हो जाएगा। कैल्क फंक्शन का यूज करके हम लोग सीएसएस में किसी भी फंक्शन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ऑल द टैग्स प्रेजेंट इन एचटीएमएल आर, एचटीएमएल में विद्यमान सभी टैग्स हैं कैसे? नॉन केस सेंसिटिव, अपर केस सेंसिटिव, लोअर केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव। तो एचटीएमएल के जो टैग हैं क्या वो नॉन केस सेंसिटिव हैं, या अगर उनको कैपिटल में लिखा जाए तो केस सेंसिटिव हैं, या लोअर में लिखा जाए तो केस सेंसिटिव हैं, या केस सेंसिटिव हैं सभी? तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको मिलते हैं 30 सेकेंड्स, और जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी सभी लोग दे दीजिए। चलिए भाई सभी लोग आंसर करा करिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। आप लोगों का समय बढ़ रहा है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए, जल्दी से जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नॉन केस सेंसिटिव। एचटीएमएल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, इसलिए इसे नॉन केस सेंसिटिव भी बोल सकते हैं। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज्ड फॉर बैक एंड पर्पस। बैक एंड की कोडिंग मतलब सर्वर साइड की कोडिंग करने के लिए, सर्वर साइड मतलब डेटाबेस, सर्वर साइड की कोडिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करते हैं? ए सी हैशटैग, बी रूबी,
सी गोलांग या ऑल द एबव? डी ऑल द एबव। तो चलिए इसके लिए भी आपको 30 सेकंड्स तो मैं दूंगा ही दूंगा, और आप लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करिए, और आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। बैकएंड की प्रोग्रामिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं या किन किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं? चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए। आप लोगों का समय धीरे धीरे बढ़ रहा है, जल्दी से जल्दी कोशिश करा करें, सभी लोग आंसर करा करें। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो देखिए सी, रूबी, गोलैंग ये सभी आपकी सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं, मतलब बैक एंड की लैंग्वेजेस हैं। ठीक। अब बैक एंड और फ्रंट एंड क्या होता है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है द एट्रीब्यूट यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट इन सीएसएस। सीएसएस में किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एट्रीब्यूट है बीजी कलर, कलर बीजी, बीजी कलर या बैकग्राउंड कलर। सीएसएस में किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए हम लोग किस एलिमेंट का यूज करते हैं? चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग, और आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग, समय स्टार्ट हो चुका है, 10 सेकेंड्स हो भी चुके हैं। चलिए सभी लोग आंसर करिए जल्दी से जल्दी। कहाँ है भाई सभी लोग, कहाँ गायब हो गए? चलिए तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर नंबर है वो डी एकदम सही हो जाएगा। किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए हम लोग बैकग्राउंड कलर यूज करते हैं। ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 22 नॉट बिलोंग टू द W3 कंटेनर क्लास। निम्नलिखित में से कौन W3 कंटेनर वर्ग से संबंधित नहीं है? सेक्शन, गेट्स, ब्लैकआउट, हेडर। निम्नलिखित में से W3 कंटेनर से कौन संबंधित नहीं है? ठीक है, W3 कंटेनर से कौन संबंधित नहीं है? तो चलिए जल्दी से जल्दी बताइए कौन है जो W3 कंटेनर से सबमिट नहीं है। आप लोगों का आंसर टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग, सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए। चलिए तो जो आपका इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गेट्स W3 कंटेनर से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है W3 बॉर्डर इज one of the class used for W3 CSS tables which defines। W3 बॉर्डर W3 CSS तालिकाओं के लिए उपयोग किया जाने वाले वर्ग में से एक है जो परिभाषित करता है क्या? बॉर्डर्ड लाइंस को, बी बॉर्डर टेबल को, डैश्ड लाइंस को, या नन ऑफ दीज। W3 बॉर्डर किसको यूज करता है? बॉर्डर टेबल को, बॉर्डर लाइंस को।
चलिए जल्दी से जल्दी बताइए, और आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए। चलिए, तो ये जो आपका आंसर है, क्वेश्चन है, ये आपके बॉर्डर लाइंस को ऐड करने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्री वेब ब्राउजर? ओपेरा, मोजिल्ला फायरफॉक्स, ब्रेव या ऑल ऑफ द अबव? कौन से मुफ्त, कौन सा फ्री वेब ब्राउजर है? तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, तो देखिए, ओपेरा भी फ्री है, मोजिल्ला फायरफॉक्स भी आप सभी लोग यूज कर रहे होंगे, या ज्यादातर लोग, ब्रेव। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर नंबर है वो डी एकदम सही हो जाएगा, ऑल द अबव। ठीक, सारे ब्राउजर जो हैं ये आपके ओपन सोर्स हैं या फ्री हैं। एक फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एलिमेंट हुज एट्रीब्यूट वैल्यू एंड्स विद स्पेसिफाइड वैल्यू? निम्नलिखित में से किस सेलेक्टर का उपयोग उन एलिमेंट्स का चयन करने के लिए किया जाता है जिनकी एट्रीब्यूट वैल्यू एक निर्दिष्ट वैल्यू के साथ समाप्त होती है? ए एट्रीब्यूट वैल्यू, बी एट्रीब्यूट, एस एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट? तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर नंबर सी है वो एस एट्रीब्यूट सही हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए हम लोग अपनी क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।